दोस्तों आज आ गए हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स की एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अब दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैसे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। यानी नकद लेन देन भी रिकॉर्ड करे जाएंगे और उधार वाले भी लेन देन रिकॉर्ड करे जाएंगे। बट अगर हम बात करें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। यानी ये वही लेन देन रिकॉर्ड करता है जो कैश में हो रहे हैं। तो ये सूटेबल किसको होता है? तो सूटेबल ये मेथड तब होता है जब हमें कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी बिजनेस की, और जब हमें सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम आगे देखेंगे कौन से बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें, लिखा है इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स व्हेन दे एक्रू और इनकर्ड, नॉट व्हेन दे सेटल्ड और पेड। यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे को 31 मार्च 2018 का रेंट पे करना था, बट मैंने रेंट पे नहीं करा। तो बट वो रेंट कब का था? 31 मार्च 2018 का। तो वो अपना उसी ईयर का रेंट माना जाएगा, भले ही मैंने उसे नेक्स्ट ईयर मई के मंथ में पे क्यों ना कराऊँ। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम बात करें, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जब वो सेटल या पेड होते हैं, तब नहीं करे जाते जब वो एक्रू होते हैं। तो यानी कि अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करता, तो जो मैंने रेंट मई में पे करा है तो उसे मैं नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस मान के चलता। तो ये हमारा कैश बेसिस का सिस्टम है। तो जब इतनी सिस्टम है तो अक्रूअल बेसिस ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि ये बिजनेस की कंप्लीट इमेज को शो करता है, क्योंकि जिस ईयर के एक्सपेंस होते हैं उस ईयर में रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बेसिस होता है अकाउंटिंग का। बट बात करें कैश बेसिस का, ये लेस रिलायबल होता है और ये बड़े बिजनेस द्वारा नहीं करा जाता, क्योंकि बड़े बिजनेस को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके कितने ड्यूज़ हैं, कितना उनको लेना है लोगों से। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की भी जानकारी बड़े बिजनेस को चाहिए होती है। तो उस केस में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही रिलायबल होता है। फिर कहता है अंडर दिस सिस्टम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, अब जब मैंने आपको बताया कि आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जब वो एक्रू हो गए, नहीं तब वो सेटल हुए हैं। तो जब एक्रू हो गए तो इसका मतलब मान लो मेरे को कोई रेंट पे करना था बट मैंने पे नहीं करा, तो इस सिस्टम के अंदर फिर एक वर्ड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने एडवांस रेंट दे दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस, वो खर्चा नहीं है, वो एडवांस दिया गया इसने, प्रीपेड है। ऐसी कोई मेरे को एडवांस दे के गया तो वो मेरी एडवांस इनकम है, ना कि इनकम। और अगर मैंने कोई पैसे कमा लिए बट मेरे को मिले नहीं, तो उस केस में भी एक्रूड इनकम आता है। बट ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, जब कैश आता है तो इनकम होती है, कैश जाता है तो खर्चा होता है। तो इसलिए ना तो कोई प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखता, ना ही एडवांस और एक्रूड इनकम को ये लिखता है। एक्सेप्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो जब आपको मैंने बताया कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, तो ये मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। कौन सा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी एक्सेप्टेबल होता है, बट ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए होती है बड़े बिजनेसेस के केस में, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, तो वहाँ चाहिए होती है। तो इसलिए ये इट इज़ रिकोगनाइज्ड बाई कंपनीज एक्ट 2013। तो अक्रूअल बेसिस को मान्यता दी गई है, कंपनीज एक्ट 2013 ने इसे अप्रूव करा हुआ है। वाइल अगर हम बात करें कैश बेसिस में, तो इसको रिकोगनाइज नहीं करा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। अब बात करें तो अगर ये रिकोगनाइज है तो इसे यूज़ कौन करा है? बिग फर्म, बड़े बड़े बिजनेसेस। बट इस मेथड को भी तो कोई यूज़ करता होगा जब बनाया, तो हाँ बिल्कुल करते। तो प्रोफेशनल्स लोग करते, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स। जब इनका पैसा आता है तभी ये अपनी इनकम मानते हैं, जब इनकी जेब से पैसे जाते हैं तो अपने खर्चे मानते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है डिफरेंस पूछ लेता है, तो कोई भी आप 3 पॉइंट्स बना दें, 1 मार्क 2 मार्क में पूछा है तो
कभी कभी पूछता है एक्रूवल बेसिस क्या आते हैं, तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ा एक्रूवल के वो सारे लिख दें। कैश बेसिस का पूछता है तो कैश बेसिस के पॉइंट लिख दें। बट इससे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। तो आइए हम समझते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ये लिखा है कि ड्यूरिंग द 1920 सेल इसने करी, कैश सेल करी 90,000, क्रेडिट सेल करी 70,000, और जो इनके टोटल एक्सपेंसेस 70,000 थे, आउट ऑफ विच 20,000 स्टिल टू बी पेड, और आपने इनकम निकालनी है इसमें। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट इनकम, कैलकुलेट इनकम। दोनों ही तरीके से आपने इनकम यहाँ पे निकालनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्रूवल बेसिस की, तो एक्रूवल बेसिस के हिसाब से इनकम कैसे निकलेगी, तो आप जानते हैं एक्रूवल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सिर्फ से लिखेंगे सेल्स, तो सेल्स में टोटल कितनी है 1,60,000, 1,60,000 लेस कर देंगे टोटल एक्सपेंस। ये एक्रूवल है, एक्रूवल को मतलब नहीं पे हुआ नहीं हुआ, इनकर्ड होना चाहिए बस, तो लेस कर दिया एक्सपेंस। तो 70,000 एक्सपेंस मैंने माइनस करा, तो मेरी इनकम आ गई कितना 90,000 रुपीज़। ये एक्रूवल से मेरी इनकम आई। क्वेश्चन पूछता है कि इसी क्वेश्चन को सेम आप कैश बेसिस से भी कराएं। तो कैश बेसिस से अगर हम निकालते, तो कैश बेसिस से कैसे निकालते, तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम वही कैलकुलेशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, और सेल्स के अंदर लिखते हैं कैश इनफ्लो, कितना कैश आया, यानी कैश सेल। तो कैश सेल कितनी है 90,000, तो 90,000 कैश सेल लेस एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस माइनस करेंगे जिसमें हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश गया है। तो 70,000 20,000 देना बाकी है, तो इट मीन्स हमारा से 50,000 रुपीज़ कैश गया है। तो 70,000 माइनस 20,000, 50,000 रुपीज़ कैश मेरा गया है। तो इस हिसाब से जो मेरी इनकम बनती है वो बनती है 40,000 रुपीज़। तो अक्रूवल बेसिस से इनकम 90,000 आती है और कैश बेसिस से कितनी आ रही है 40,000 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश बेसिस कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है कि कितना कैश आया कितना कैश गया, बट ये टोटल की बात करता है चाहे कैश हो या क्रेडिट हो। बट हाँ, अगर मान लो लास्ट ईयर की कोई सेल होती जिसका पैसा अब मिला होता, ये उसको रिकॉर्ड नहीं करता, बस कैश रिकॉर्ड कर लेता। आइए समझते हैं वो भी एग्जाम्पल कि कैसे वो हम सॉल्यूशन करेंगे उस क्वेश्चन हुआ है जिसमें लिखा है मिस्टर पीयूष अ फाइनेंशियल एडवाइज़र ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इसमें दी नहीं है, मैं लिख देता हूँ 2019-20 अर्न रुपीज़ 6 लाख रुपीज़, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड रुपीज़ 4,50,000, यानी 6 लाख तो कमाए जिसमें 4,50,000 ही फीस मिली है। ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 2,90,000, 2,90,000 खर्चा हो गया, आउट ऑफ विच 50,000 आर आउटस्टैंडिंग, जिसमें 50,000 अभी दिए नहीं है। तो दिए कितने सिर्फ 2,40,000। ठीक है, ही आल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल किसी से फीस बाकी रह गई थी 90,000 रुपीज़, वो इस साल मेरे को मिली, और जो पिछले साल के 30,000 रुपये बाकी थे वो मैंने इस साल पे करे। तो इसमें लिखा है एंड आल्सो पेड रुपीज़ 30,000 एक्सपेंस एज ऑफ लास्ट ईयर। तो आपको इनकी इनकम निकालनी है दोनों बेसिस पे, कैश बेसिस पे भी और एक्रूवल बेसिस पे। तो हम आइए निकालते हैं। इफ़ ही फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते तो उनकी इनकम कितनी होती। तो सीधी सी बात है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना कैश आया। तो कंसल्टेंसी फ़ी रिसीव, कंसल्टेंसी फ़ी रिसीव्ड, तो आप जैसा देख पा रहे हैं 6 लाख में 4,50,000 फ़ी ही मिली है। तो 2019-20 की जो ईयर की फ़ीस है वो 4,50,000 ही मिली है हमें, और लिखा है कि लास्ट ईयर की 90,000 भी इस साल मिली। तो कैश बेसिस कहता है किसी भी साल के पैसे मिले हो बट आपको मिले हैं तो आपकी इनकम है। तो प्रीवियस ईयर जो फीस थी उसको भी हम यहाँ लिखेंगे 90,000। तो टोटल इनकी जो कंसल्टेंसी फ़ी रिसीव हुई है वो ये 5,40,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस पेड,
कितना आपने खर्चा पे करा। तो कितना खर्चा पे करा है आप देख पा रहे, टोटल 2,90,000 एक्सपेंस हैं, जिसमें से 50,000 आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स 2,90,000 में से अगर 50,000 आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का खर्चा आपने कितना पे करा, 2,40,000। और प्लस यहाँ पे लिखा है कि आपने लास्ट ईयर के 30,000 रुपीज़ ही पे करे हैं। प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस कितना पे करा, 30,000। तो टोटल आपने कितना पे करा, 2,70,000। तो कंसल्टेंसी फ़ी 540 मिली और 2,70,000 आपका एक्सपेंस हो गया। तो माइनस कर देंगे तो आपकी इस साल की इनकम निकल कर आ जाएगी। तो माइनस करने के बाद हमें चलता है, ये हो गया 14, 7 गए, तो 2,70,000 ही क्या आ रहा है, इनकम आ रही है इनकी, अगर ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो। अब हम समझते हैं कि अगर ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो इनकी इनकम कितनी आएगी। तो इफ़ ही फॉलोज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने आपको बताया था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम और एक्सपेंस लिए जाते हैं, वेदर ही इज़ पेड और नॉट। तो समझते हैं, तो कितनी फ़ीस मिली थी मिस्टर पीयूष को, तो कंसल्टेंसी फ़ी, तो फ़ी अर्न, तो यहाँ पे अर्न आएगी, कितनी कमाई, कितनी मिली कितनी नहीं मिली उससे मतलब नहीं, यहाँ मतलब है आपने कितने कमाए। तो कितने कमाए हैं उसने पैसे, देखते हैं। तो इन्होंने कमाए हैं 6 लाख रुपीज़, और इनका खर्चा कितना हुआ इस साल का, लेस एक्सपेंस 2,90,000। अब जो लास्ट ईयर के हमें मिले थे उससे हमें इस साल कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में हम करंट ईयर का अमाउंट लेते हैं, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई है। तो हमारी इनकम आ जाएगी इस केस में 3,10,000 रुपीज़। तो इसकी इनकम होगी एज़ पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आया, कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके पूछें, मैं आपको समझाऊंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं जो भी मैंने लिखा है उसके नोट्स में लगा दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। वेटेज की बात करें तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर 2 से 4 मार्क्स की वेटेज रखता है, 2 से 4 नंबर के से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं अगर आप CBSE बोर्ड में हैं तो। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।